अच्छा बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक हो कि देसी सब बालाजी इंस्ट्रक्टर सर रिजवान। बच्चों, सबसे पहले तो माजरत, मैंने सुबह की वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज कुछ यूट्यूब की अपलोडिंग में कोई इशू आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक मेरी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है। और मूड भी बहुत ऑफ हो गया। और जाहिर सी बात है, मेहनत करते हैं इंसान तो बस फिर थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। और अभी तक वीडियो 87% अपलोडिंग पर हुई भी है। बस मैंने एक और भी वीडियो अपलोड करी थी, एक एमसीक्यू की करी थी, जो अभी अभी मैं दोबारा कर रहा हूँ, और एक करी है रीजनिंग क्वेश्चंस की। तो रीजनिंग क्वेश्चंस की होपफुली वो हो जाए उसका मामला आसान। अभी इसमें टाइम लगेगा तकरीबन 1-2 घंटा। और बस अब ये वाली वीडियो बेटा दोबारा बना रहा हूँ बच्चों। ये वीडियो बताऊँ क्यों अच्छी लगेगी आपको इंशाल्लाह। इसमें बेटा आपकी बुक के हर एक एक पेज के जो एमसीक्यू हैं, जो मुझे लगता है कि इसमें अंडरलाइन करवाने चाहिए एमसीक्यूज की प्रिपरेशन के लिए। काफ़ी बच्चे मुझसे कह रहे थे सर एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करवा दें। ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आप लोग अंडरलाइन करते रहना, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए के चैप्टर में कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कंडेंस होके, कंडेंसेशन का मतलब है कोई चीज बनना। मतलब क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है बच्चों? क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये पतला सा, कंडेंस होता है यानी कि ये थोड़ा सा मोटा होता है, तो फिर ये क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। सही, कंडेंसेस। ये इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना। बोलोगे तो मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। इसका बेटा मैं ऐसी ही वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये सामने व्हाइट बोर्ड पे तो पॉसिबल नहीं होगा, काफी चैप्टर्स है ना। अच्छा बेटा, अब वॉल्टर फ्लेमिंग साहब जो थे बच्चों, इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बुनियाद रखी थी, पुट फाउंडेशन स्टोन। अगर आपसे कोई पूछे कि उन्होंने किसने फॉर्मुलेट किया था, तो वो वॉल्टर सट्टन है। लेकिन वॉल्टर फ्लेमिंग साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये वीडियो मैं जूम पे रिकॉर्ड करूँ तो मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स आई गेस ये बना पाऊंगा, सही। मतलब इसमें कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि 40-45 मिनट्स के बाद ही मीटिंग एंड हो जाएगी। तो ये वीडियो आपको इंशाल्लाह पार्ट 1 पार्ट 2 या बहुत से बहुत पार्ट 3 की सूरत में यूट्यूब पे मिल जाएगी। इन्होंने बेटा क्रोमोसोम्स कहाँ देखे, तो अपने पास ये भी अंडरलाइन कर लेती आतन सेलेमेंडर लार्वे में, मैंने आगे अंडरलाइन किया हुआ है। बस यहाँ से काफी है ये। अच्छा बच्चों, उसके बाद आ जाओ, हाँ ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बच्चों किसने फॉर्मुलेट करी थी, यानी कि ज्यादा जो उन्होंने, जो साहब मशहूर हुए, उन्होंने ज्यादा सही से बताया, वॉल्टर सट्टन साहब 1902। इन्होंने कहा था क्रोमोसोम्स को दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी मटेरियल। तो याद रखिएगा, ये कभी भी लाइन आ जाए। देखो बेटा, ये आपके पास कॉलेजेस के प्रीलिम्स होंगे, कोचिंग्स के होंगे। सही है, देखो बुक के एक्सरसाइजेस भी हैं। बुक के एक्सरसाइजेस का ये है मामला कि मैं देख लेता हूँ कर पाया तो आज। बुक के एक्सरसाइजेस जो है वो हर दफा तो बोर्ड भी नहीं आएंगे ना, तो आप बुक रीडिंग अच्छी करो। और मैंने ये आपके वीडियो बनाने का मकसद ये है आपके लिए कि आपका टाइम जो है वो बहुत कम टाइम में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए, आपको हर एक एक पेज में हर एक एक लाइन ना पढ़नी पड़े। सही है। ये जो खास खास पॉइंट्स हैं अंडरलाइन कर लेना। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स एक्ट एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी। सही है, जहां लिखा हुआ ये आ जाए तो आप समझ जाओ कि बात हो रही है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। ये लिखा हुआ है बेटा, सॉरी मैं साथ साथ अंडरलाइन करने में मुझे टाइम लग जाएगा। टाइम बहुत प्रेशियस है भाई। ये सामने लिखा है बेटा, थॉमस हंट मॉर्गन। तो टी एच मॉर्गन भी कहते हैं भाई, शॉर्ट फॉर्म टी एच मॉर्गन का जिक्र आ जाए तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा रेड डाइट ड्रोसोफिला मेलानोगास्ट्रा फ्लाइज। तो याद रखिएगा, टी एच मॉर्गन हो तो ड्रोसोफिला तो होगा होगा। ड्रोसोफिला कीड़ा है बेटा, मेलानोगास्ट्रा पूरा नाम है इसका। सही बच्चों, अगला इसमें आपको क्या अंडरलाइन करना है? जी बेटा, क्रोमोसोम्स का लिटरल मीनिंग है बच्चों कलर्ड बॉडी। सही है। और क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था? वॉल्टर फ्लेमिंग साहब ने। यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, सेलेमेंडर लार्वे में। और डाई इस्तेमाल किया था पर्किंस एंड लीन। क्रोमोसोम्स आर डैश लाइक स्ट्रक्चर्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद है बेटा, क्रोमोसोम्स मिलके जिन धागों से बनते हैं उनको कहते हैं क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम्स के सेंटर में जो आप देखते हो बेटा, जो दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ता है, दिस वन। तो बेटा इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सेंट्रोमेयर। सही। और सेंट्रोमेयर के पास से जो क्रोमोसोम्स थोड़े से सिकुड़े हुए होते हैं, दिस वन। तो ये कहलाती है बेटा जगह, उसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ये सबसे टॉप पे लिखा हुआ है। सही, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रोमेयर, आप सेंट्रोमेयर भी कह सकते हो उसको, या नियर टू सेंट्रोमेयर। और जो ऊपर से जो सिकुड़े हुए बेटा ये वाली जगह से, इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। और उसको टीलोमर भी कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, यूजलेस डीएनए होता है यहाँ पे, जंक डीएनए। तो बहुत सारे नाम है भाई।
तो बेटा याद रखिएगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं आ जाए तो सेंट्रोमेर करीब होगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं आ जाए तो टीलोमर आसपास कहीं लिखा होगा। सेंट्रोमेर की बुनियाद पे बेटा फर्स्ट में पढ़ा था, क्रोमोसोम्स 4 किस्म के होते हैं। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का एक और नाम है सब टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक कौन सा होता है बच्चों? क्रोमोसोम्स विद इक्वल आर्म्स। माउस देखते रहेगा। सब मेटासेंट्रिक होता है क्रोमोसोम्स विद अनइक्वल आर्म्स। एक्रोसेंट्रिक होता है बेटा क्रोमोसोम विद वन आर्म वेरी शॉर्ट, वन आर्म वेरी लॉन्ग। और इसमें उसको आपकी बुक्स में लिखा हुआ है यूनिक क्रोमोसोम। सही। और टीलोसेंट्रिक कौन सा होता है? जिसमें ये सेंट्रोमेर सबसे टॉप पे हो जाता है। याद रखिएगा। और ये वाला क्रोमोसोम इंसान के कैरियोटाइप में नहीं पाया जाता, याद होगा आपको बच्चों। सही है। अच्छा जी, अब आ जाओ आपके पास। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का एक और नाम लिखा हुआ है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं इसको। यहाँ पे टीलोमर प्रेजेंट होते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, देखो सब लिखा हुआ है। जंक डीएनए, यूजलेस डीएनए भी कहते हैं इसको। काफी है इतना। क्रोमोसोम्स बेटा किससे मिलके बनते हैं? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से। तो लिखा हुआ है क्रोमोसोम्स आर न्यूक्लियो प्रोटीन। 40% बच्चों इसमें डीएनए होता है, 60% इसमें बच्चों आरएनए होता है। माजरत, 40% डीएनए होता है, 60% प्रोटीन होता है, तो बहुत जबरदस्त हो गया प्रोटीन। और प्रोटीन भी आप सबको पता है बेटा, हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं उसको। आरएनए क्या लिखा हुआ है? आरएनए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट नहीं, बनाने में काम नहीं आता क्रोमोसोम्स के। आरएनए तो खुद बेचारा डीएनए से बनता है बाद में, ट्रांसक्रिप्शन में। सही बेटा, लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि इस पेज पे कि डीएनए अगर एक इंसान का स्ट्रेट किया जाए, मतलब अनबाइंड किया जाए, तो वो तकरीबन 7 फीट लॉन्ग या 2 मीटर लॉन्ग होगा। सही है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, डीएनए जो होता है बेटा, वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। याद होगा यहाँ पे, जहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स आपस में अटैच होते हैं। उस स्ट्रक्चर को एन से क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम। याद है? न्यूक्लियोसोम। जहाँ पे 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, और वहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 200 न्यूक्लियोटाइड्स। हिस्टोन प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड के नाम लिखे हुए आर्जिनिन एंड लाइसिन। और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और ये डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज। बहुत मशहूर रीजनिंग है ये, आज ये भी बनाया था, अनफॉर्चुनेटली ये भी काफी देर से अपलोड हो रहा है। और बहुत माजरत, मैंने अपनी पूरी मेहनत करी थी बच्चों। मैंने तकरीबन 5-6 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए। नेट इशू, आई डोंट नो व्हाट। नसीब। तो बेटा डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज, किसकी वजह से? डीएनए में होता है फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, एक ही बात है। सही। बाकी खैर खैर हो गई इसका। अच्छा, न्यूक्लियोसोम जो होता है, फिर आगे फर्दर कॉइल होता है हायर ऑर्डर में, इसको कहते हैं सुपर कॉइल। सुपर कॉइल। सही। अच्छा, क्रोमोसोम्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने के हिसाब से होती है? 3 स्टेजेस में होती है बेटा। क्रोमोसोम 3 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। पहले न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनता है, फिर क्रोमेटिड बनते हैं। तो बेटा ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं करूंगा, टाइम कम है। जो बेटा न्यूक्लियोसोम जिस डीएनए से अटैच होता है, जिस डीएनए के पार्ट्स, उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। और ये 2 नैनोमीटर थिक होता है। और न्यूक्लियोसोम की चौड़ाई कितनी होती है? 10 नैनोमीटर थिक। फिर आगे जाके जो क्रोमेटिन बनता है, वो बनता है शुरू में 30 नैनोमीटर। बस इतना अंडरलाइन कर लो, काफी है। आगे जाके ये क्रोमेटिन 30 से 300 बनता है नैनोमीटर, फिर 300 से 700 नैनोमीटर, देख रहे हैं आप? तो ये आहिस्ता फिर ये क्रोमेटिड बन के मिलके जब इतना चौड़ा हो जाता है, अब ये बनेगा क्रोमोसोम। यूक्रोमेटिन और हीट्रोक्रोमेटिन क्या चीज है बच्चों? यूक्रोमेटिन क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो कि आपके पास नॉन कंडेंस्ड होता है। ज्यादा कंडेंस्ड नहीं है, लेकिन ये एक्सप्रेस्ड होता है। यानी कि इसके अलील्स के प्रॉपर्टीज शो होती हैं। हीट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड होता है पार्ट। ये अनएक्सप्रेस्ड होता है। ये रट्टा मार लेना प्लीज। जीन्स बेटा, जीन्स। मेंडल साहब ने सबसे पहले। अच्छा बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पहले ये वाला चैप्टर और इनहेरिटेंस वाला चैप्टर की वीडियो पहले अपलोड करता हूँ। सही है। मैं इसमें देखता हूँ ऑडियो वीडियो, ऑडियो तो ऑडियो का मुझे मेन है मामला। और फिर वीडियो तो इंशाल्लाह सही आएगी। फिर इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स की करता हूँ, सही एक साथ कर दूँ। उसके बाद फिर मेहनत ज़ाया हो जाए, मैं नहीं चाहता हम दोनों का टाइम वेस्ट हो, आपका मेरा। बेटा मेंडल साहब ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था जीन्स का। इन्होंने जीन्स नहीं बोला था, इन्होंने फैक्टर्स कहे थे, जो आगे आगे जाके जीन्स हो गए नाम उसका। जीन को बेटा जनरेशन ऑफ बर्थ और जेंडर के नाम से जीन्स बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी माना जाता है। ऐसे ही है। और जीन्स का जो नाम है, वो टर्म जो रखा था विलियम जोहानसन साहब ने रखा था। सही है। बाकी जो ये जो दो साइंटिस्ट हैं, बैटिसन और स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, इन्होंने पेन जीन नाम रखा था। पेन जीन जीन का पुराने नाम है बच्चों। और जीन एक टुकड़ा होता है डीएनए का, और जीन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं अलील।
तो लिखा हुआ तो सही है, जीन इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, और जीन से ही आगे जाके ट्रांसलेशन से प्रोटीन्स बनते हैं। सही है, अमाइनो एसिड्स से याद होगा आपको। जीन्स बेटा जहाँ क्रोमोसोम्स पे लगी रहती है बच्चों, उस पोजीशन को लोकस कहते हैं। यूजुअली बेटा हर एक सेल में कितने सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के? दो सेट्स होते हैं। दो सेट का मतलब चार नहीं, दो सेट का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अक्सर बच्चे सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं बेटा। दो सेट का मतलब ये है, वन सेट वन क्रोमोसोम, वन सेट वन क्रोमोसोम। सही। ये हो गया मामला, 1 मिनट। सही। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको पता है बच्चों, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? जिनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकल, हर चीज सेम होता है, उनका स्ट्रक्चर, शेप, जीन्स की लोकेशन, नंबर ऑफ जीन सब सेम है। हेट्रोलोगस कौन से होते हैं? जो मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट होते हैं, जैसे एक्स और वाई। एक्स बड़ा होता है क्रोमोसोम, वाई छोटा होता है। जीन्स के जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है बेटा, उसको क्या कहते हैं? अलील्स कहते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन, याद है बताया था वीडियोस में। और यहाँ पे जी बेटा, ये एक सवाल है। निमोनिया का जो बैक्टीरिया, उसका नाम लिखा है बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और निमोनिया का जो बैक्टीरिया बेटा, वो दो फॉर्म्स में पाया जाता है बच्चों। एक है आपके पास एस टाइप, और एक है आपके पास आर टाइप। आप सबको नजर आ रहा होगा, एक है एस टाइप और एक है आर टाइप। 1 मिनट। जी, एस टाइप जो होता है बेटा, वो खतरनाक होता है, स्मूथ, विरुलेंट। जो आर टाइप है, नॉन विरुलेंट है, रफ है। सही है, इतना कर लेना। स्मूथ से मुराद की उसकी जो कैप्सूल है वो ऐसी है एस टाइप की। आर टाइप की थोड़ी सी है, रफ है, लेकिन वो नॉन विरुलेंट है, उससे बीमारी कॉज नहीं हो रही। सही बच्चों, ये हो गया आपके पास, अल्लाह भला करे। हाँ, अगर आपके पास आ जाए कि हर्शी और चेज ने किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, या बैक्टीरियोफेज पे किन दो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो हर्शी एंड चेज है बेटा वो। ये हो गया आपके पास। वॉटसन एंड क्रिक साहब ने डीएनए का कौन सा मॉडल सजेस्ट किया था? डबल हीलिक्स, मैट्रिक क्लास में पढ़ा होगा। हाँ, डीएनए के बेटा तीन मॉडल्स हैं रेप्लिकेशन के एतबार से। अगर कहीं ना कहीं इंटैक्ट लिखा हुआ ना, तो समझ जाना कि कंजर्वेटिव मॉडल की बात हो रही है, कि रेप्लिकेशन के बाद दोनों मॉडल जो हैं वो, सॉरी, दोनों जो स्ट्रैंड्स हैं वो कंजर्व्ड हैं। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है? जिसमें एक स्ट्रैंड कंजर्व हो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री हो। एक टेम्पलेट हो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री हो। सही, चेंज हो जाए। डिस्पर्सिव मॉडल भी अलग है, ये अलग है, जिसमें सब चेंज हो जाए एक दूसरे से, डिस्पर्सिव नहीं है। अच्छा, अब आ जाओ आपके पास। वॉटसन एंड crick का जो मॉडल है ना, अगर आपसे पूछे टेस्ट किसने किया था बच्चों, तो वो थे मीजल्सन साहब। सही, और स्टेल साहब, मीजल्सन एंड स्टेल। एक्सपेरिमेंट याद याद करने की जरूरत नहीं है सच। हाँ, डीएनए बेटा रेप्लिकेट होता है, डीएनए अपनी कॉपीज बनाता है। तो डीएनए जहाँ से कॉपी होना स्टार्ट होता है, जहाँ से उसका स्ट्रैंड रेप्लिकेट होता है बेटा, उस साइट को कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बस एक होता है बच्चों। यूकैरियोट्स यानी कि हम सब में मल्टीपल है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स हैं। डीएनए बेटा रेप्लिकेशन के दौरान जो है ना, वो अनवाइंड होता है, खुलता है। समझो, ये मैंने बनाया, और यहाँ से अनजिपिंग होता रहता है। तो अनजिपिंग वाला काम कौन करता है बच्चों? दो एंजाइम्स। एक का नाम है कैंची वाला एंजाइम हेलिकेस, जो डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है। सब लिखा हुआ है, और सब अंडरलाइन हुआ हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा उसको जो असिस्ट करता है, वो गायरेज करता है। वो उसको डीएनए स्ट्रैंड्स को समझो यहाँ से अनवाइंड करेंगे, और यहाँ से रेप्लिकेशन स्ट्रैंड्स बनते रहेंगे। ऊपर वाला स्ट्रैंड सुकून से बनता है, उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। नीचे वाला स्ट्रैंड थोड़ा सा रुक रुक के बनता है, उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, याद होगा। और डीएनए ना बेटा, याद रखिएगा, अपने रेप्लिकेशन के दौरान उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुदा रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, मिलते नहीं है। और उनको सेपरेट कौन रखता है, दूर कौन रखता है? ये लिखा हुआ है एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। रेप्लिकेशन बबल का क्या मतलब है? डीएनए रेप्लिकेशन होने से पहले ना थोड़ा सा बबल बन जाता है, पकोड़ा सा। फिर जब हम टीचर्स उसको समझाते हैं, तो इस बबल को हम हाफ करके समझा देते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये फॉर द टीचिंग पर्पस इस स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फोर कहते हैं, और इस पकोड़े को कहते हैं रेप्लिकेशन बबल। समझ आ गई मेरे बच्चों? तेज इसलिए लग रहा होगा बेटा, हाँ फर्क तो है ना इसमें और एक वैसी टीचिंग में। टाइम नहीं है ना, और जो आज अपलोडिंग का जो हुआ है,
और ऊपर वाले स्ट्रैंड बेटा जो 5' से 3' बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे वाले को लैगिंग स्ट्रैंड, और फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। जो मैंने आपको कहा ना, नीचे वाला स्ट्रैंड थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में किस्तों पे बनता है, तो उसके हर तकरीबन ओकाजाकी फ्रेगमेंट में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 100 से 200। और ये जो टुकड़े जो आपस में नीचे नीचे बनते हैं ना, डीएनए के रेप्लिकेटेड स्ट्रैंड जो टुकड़ों में बनते हैं, आगे जाके एंड में उसको सारे टुकड़ों को जोड़ देता है एक एंजाइम, जिसे कहते हैं बच्चों डीएनए लाइगेस। डीएनए लाइगेस। और क्रोमोसोम से डीएनए बेटा लिखा हुआ है, जो डीएनए के जो नए नए स्ट्रैंड्स बनते हैं ना रेप्लिकेशन के दौरान, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलोंगेशन। और डीएनए के स्ट्रैंड जब बन रहे होते हैं तो बेटा स्टार्ट में सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक छोटा सा आरएनए का पीस चाहिए होता है। यानी कि रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स पे एक चीज चाहिए होती है, इसको कहते हैं प्राइमर। प्राइमर होता है छोटा सा पीस आरएनए का, ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ होगा। और इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बस प्राइमर लगते ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है, याद रखिएगा। प्राइमर लगाता कौन है सर? प्राइमर लगाता है एक एंजाइम जिसका नाम है प्राइमेज। सही बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज आपसे पूछे कितनी टाइप्स है? डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स है, डीएनए पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2 और पॉलीमरेज 3। प्राइमर को हटा के दोबारा डीएनए लगाना, पॉलीमरेज 1। रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर कहीं लिखा हो। प्रूफ रीडिंग कौन करता है? कि एडेनिन के सामने थायमिन लगना था, साइटोसिन लग गया, ये पॉलीमरेज 2 करता है। और सब मेन काम जो रेप्लिकेशन का वो कौन करता है? वो करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। बल्कि इस वीडियो में मैं सिर्फ क्रोमोसोम से डीएनए का करता हूँ बच्चों, करके देखता हूँ। और प्लीज आप लोग सब मुझे फीडबैक दीजिएगा इसका। बहुत जल्दी जल्दी में मेहनत से बनाई है सही है, और फैन ऑफ करके, ताकि आपको आवाज सही आए, बस ताकि आप लोग सब कामयाब हो बस। बच्चों रेप्लिकेशन जो है ना डीएनए की, वो बहुत स्पीड में होती है। वो तकरीबन 50 से 500 न्यूक्लियोटाइड बना देता है एक सेकंड में। और वो बहुत कम मिस्टेक करता है। वो कह रहे हैं कि ओवरऑल अगर देखें तो 10,000 बेस पेयर्स के बाद कोई एक मिस्टेक करेगा। और अगर मेमिलियन सेल्स की बात करें, एवरी बिलियन सेल्स के बाद, एवरी बिलियन बेस पेयर्स के बाद वो एक मिस्टेक करेगा। बेस पेयर्स पता है ना, एडेनिन ग्वानिन। म्यूटेशन क्या है बेटा? म्यूटेशन एक टेम्पररी चेंज है या परमानेंट चेंज है? तो बच्चों ये परमानेंट ऑल्ट्रेशन है। एडेनिन ग्वानिन थायमिन साइटोसिन में अगर उनके हाइड्रोजन जो एच ग्रुप्स हैं उनमें एक या एटम्स की चेंज हो जाए, आइसोमर्स बन जाए, वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो ऐसी फॉर्म्स को कहते हैं टॉटोमेरिक फॉर्म्स। मिसाल के तौर पर टॉटोमेरिक फॉर्म का मतलब ये कि एडेनिन है, इसका हाइड्रोजन ऊपर लगना था, अभी वो नीचे आके लग गया। तो ये जो चेंज हुआ है ना, हाइड्रोजन ग्रुप का शिफ्ट हुआ है, तो एक जगह से दूसरी जगह, उसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर मुतासिर हुआ है, तो ये टॉटोमेरिक फॉर्म्स है। और ये अच्छी बात है या नहीं है बच्चों? ये अच्छी बात नहीं है, ये मिस्टेक है, यानी कि नेगेटिव उसमें ही आती है। ट्रांसक्रिप्शन बेटा, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में चली आती है। सही है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोटिक सेल में, दोनों में होती है। बस प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, दोनों प्रोसेस कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में। हमारे में ट्रांसक्रिप्शन होती है बेटा न्यूक्लियस में, और ट्रांसलेशन होती है साइटोप्लाज्म में। जेनेटिक कोड पढ़ाया था बच्चों। जेनेटिक कोड वो सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल का लिखा हुआ वो जेनेटिक कोड आंसर है, जिसमें आपके डीएनए में की इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाता है आपका सेल। और ये जेनेटिक कोड आपके सेल को 3 इंफॉर्मेशन देती है। कौन कौन से अमाइनो एसिड्स चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, उन अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस क्या होगा, और पॉलीपेप्टाइड चेन की लेंथ कितनी होगी। हमारी बॉडी में बच्चों कितने अमाइनो एसिड्स हैं? 20 अमाइनो एसिड्स हैं। सही है। थोड़ा सा नीचे आ जाओ, कोडॉन्स टोटल कितने हैं? 64 कोडॉन्स। और कोडॉन्स ट्रिपलेट होते हैं या डुपलेट? तो आप बोलोगे ट्रिपलेट, यानी कि UAG जो भी है। स्टार्ट कोडॉन सबका एक ही है बेटा, याद करो, AUG पढ़ाया था पिछले क्लास में। और स्टॉप कोडॉन 3 है बच्चों, उल्लू आया गया, उल्लू आया आया, उल्लू गया आया। यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। ये याद कर लो तो सही है, ये बुक में मेंशन है बेटा। आइसोल्यूसिन एक अमाइनो एसिड है, उसका कोडॉन है AUC। 64 में से 61 कोडॉन्स भी लिखे हैं, क्योंकि बाकी 3 तो प्रोटीन नहीं बनाते ना अमाइनो एसिड। 61 कोडॉन्स सही अमाइनो एसिड कोड होते हैं। ट्रांसलेशन एक प्रोसेस है बच्चों, इसी पेज पे 228। तो सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन आ गया बेटा। ट्रांसक्रिप्शन जब स्टार्ट होती है तो डीएनए से आरएनए बनने में 3 स्टेप्स लगते हैं बेटा। और ये एंजाइम करवाता है आरएनए पॉलीमरेज। सही है। और जहां से बिस्मिल्लाह करता है, इस एरिया को कहते हैं प्रोमोटर रीजन।
प्रोमोटर रीजन, सही। याद रखिएगा बेटा, प्रोकैरियोटिक में प्रोमोटर रीजन या तो ये वाला नाम का होगा, और इसके तकरीबन 10 सीक्वेंस आगे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, इसके बाद होगी, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन वाली जगह से 10 पेज पीछे है, तो पीछे है तो इसलिए माइनस लिख दिया। या तो ये वाला सीक्वेंस होगा टटाट वाला, या टट गा का वाला होगा। ये प्रोकैरियोटिक की बात करो, और हम यूकैरियोट्स में कौन कौन से प्रोमोटर, ये प्रोमोटर का मतलब है कि अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होनी है। टाटा बॉक्स है हमें, और कैट बॉक्स है। माइनस भी याद कर लेना लाजमी। और बेटा जब हमारे में डीएनए से आरएनए बन जाता है, तो कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो नॉन कोडिंग होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रॉन्स। और कुछ ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, उनको कहते हैं एक्सॉन्स। तो अब काम की चीज जो नहीं है, मिसाल के तौर पे वो डीएनए निकाल देता है, उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लाइसिंग। यहाँ लिखा हुआ है डीएनए स्प्लाइसिंग। यानी कि इसमें लॉन्ग प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो अभी बना है, वो शॉर्ट सेकेंडरी आरएनए में कन्वर्ट होगा। सही है। और इंट्रॉन्स निकलते हैं, एक्सॉन्स उल्टा हिसाब है। एक्सॉन मतलब एग्जिट, निकल जाना, इंट्रॉन निकलते हैं। सही। इनको निकालने के लिए जो प्रोटीन्स काम आते हैं, ये जो गुच्छा है इसको कहते हैं SNRNPS। ये लिखा है बच्चों। सिंगल स्मॉल न्यूक्लियर राइबोन्यूक्लियन प्रोटीन। सही है। ये इससे अटैच होते हैं, इसको निकाल देते हैं। एक और मॉडिफिकेशन भी होती है बेटा, ये सब अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं, नीचे वाला कर लो। एक और मॉडिफिकेशन क्या होती है, हमारा जो आरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, अब ये साइटोप्लाज्म में जाके इससे ट्रांसलेशन होगी, तो साइटोप्लाज्म में दो एंजाइम्स है जो इसको तोड़ना चाहेंगे, यानी कि इस मैसेंजर आरएनए को उनसे बचना है। इससे बचने के लिए क्या होगा बेटा, इसके हेड के पास जो 5' एंड है, यहाँ पे एक हेड, इसके हेड के पास एक चीज लग जाएगी, उसको कहते हैं गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और यह पूरा नाम है 7 मिथाइल GTP। इस पे 5 कार्बन है, इसका फिफ्थ कार्बन एटम हमारे मैसेंजर आरएनए के फिफ्थ कार्बन से अटैच हो गया, तो 5 और 5, 5 5 लिखा हुआ है। सही। और इसके टेल पे बहुत सारे एडिनिन एडिनोसिन आके लग जाएंगे। बहुत सारे का मतलब पॉली, तो यहाँ पे टेल पे लग जाएगा पॉली ए टेल। जो इतना हिस्सा है यही काम का है, बस समझो। तो हेड और टेल समझो प्रोटेक्शन में आ गई। हेड पे लगा 7 मिथाइल GTP, और टेल पे लगा पॉली ए टेल। सही। और एंजाइम्स का नाम क्या है बेटा, जो हमारे मैसेंजर आरएनए को तोड़ना चाहते हैं, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस एंड फॉस्फेटेज। आपकी बुक्स में ना फॉस्फेट लिखा हुआ है, जो कि इंटायरली गलत है। सही है। चूंकि जीटीपी और ये पॉली ए टेल सिर्फ प्रोटेक्शन में आते, तो इनका काम ट्रांसलेशन का नहीं, तो उनको यूटीआर भी कहते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। सही मेरे बच्चों। ट्रांसलेशन में ज्यादा कुछ करना नहीं, ट्रांसलेशन के 4 स्टेप्स रट्टा मार लेना बेटा। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। सही। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स में क्या लिखा हुआ है, इसकी साइट्स लिखी हुई, ट्रांसफर आरएनए की 4 साइट्स होती हैं। अमाइनो एसिड साइट, एंटीकोडॉन साइट, अमाइनो साइल सिंथेस साइट, एक्टिवेशन साइट। सही। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इलोंगेशन साइट में राइबोसोम की साइट्स भी याद कर लेना। राइबोसोम की 3 साइट्स होती है, PAE। P फॉर पेप्टिडाइल साइट, A फॉर अमाइनो एसाइल साइट, E फॉर एक्सिड साइट। टर्मिनेशन में यानी कि अब स्टॉप कोडॉन्स आ रहे हैं। स्टॉप कोडॉन्स का एक और बड़ा प्यारा नाम है बच्चों, नॉनसेंस कोडॉन। अच्छा। रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन में ये लिखा हुआ होगा कहीं डेफिनेशन तो, या ये लिखा होगा ऑन और ऑफ, तो आपको बताना है। रेगुलेटरी जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, जहाँ पे जीन्स टर्न ऑफ हो जाती है खुद से, या ऑन ऑफ ऑन हो जाती है, या ऑफ हो जाती है। जब इनका काम होगा, ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था, जब उनका काम होता है वो ऑन हो जाती है, तो इनको ऑन करने के लिए जो प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्टिवेटर्स कहते हैं। जब उनका काम किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी सेल में नहीं होता, तो वो नेगेटिव रेगुलेशन कहलाती है। और ऐसे इनको रोकने के लिए रिप्रेसर्स होते हैं, वो प्रोटीन्स हैं। तो पॉजिटिव रेगुलेशन, जीन ऑन हो गई है। नेगेटिव रेगुलेशन, जीन ऑफ हो गई है। हाँ, हम सब में बेटा, हमारा जो टोटल जीनोम है, तकरीबन इसमें 40% इंट्रॉन्स है, जो कि स्प्लाइसिंग से निकल जाते हैं, याद होगा आपको। म्यूटेशन में एज सच, हाँ ये भी देख लो बेटा। म्यूटेशन के प्रोसेस को म्यूटाजेनेसिस कहते हैं। जिसमें म्यूटेशन हो जाती है जिस ऑर्गेनिज्म में, इसको म्यूटेंट कहते हैं। और जिसमें नहीं होती, जो नॉर्मल है, वो वाइल्ड टाइप है। ये कोने में लिखा है बेटा, सॉरी। वाइल्ड टाइप, तो वाइल्ड टाइप सही है, म्यूटेंट टाइप हार्मफुल वाला है।
नेगेटिव म्यूटेशन में आप इसकी एग्जांपल्स कर लो, सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम बीमारी है। पॉजिटिव म्यूटेशन में रीजन भी आता है इसका कि वाई डू म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल। नहीं भाई, पॉजिटिव म्यूटेशन भी होती है जिसमें प्लांट्स में पॉलीप्लॉइडी यानी कि ट्रिपलेट्स बनते हैं, 3n 4n 5n। हम तो 2n वाले ना। 2n का मतलब हर सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एक्सेप्ट सेक्स सेल्स। और उससे प्लांट से देखो क्या क्या बनती है, वेराइटीज बनती हैं। तो अगर ड्यू म्यूटेशन इज ऑलवेज हार्मफुल आ जाए, ये 4 5 लाइंस छाप देना, सिंपल है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? जिसमें 2n से बढ़कर चीजें हो जाती है, ट्रिप्लॉइड हो जाए, टेट्राप्लॉइड हो जाए, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स हैं, उन सब में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उन सब का जो क्रोमोसोम की तादाद है वो बढ़ गई है। हर सेल में सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ गए हैं। सही, पॉलीप्लॉइडी का मतलब है कि सारे के सारे ही ट्रिप्लॉइड होंगे सेल, कोई एक आदमी होगा। एनीप्लॉइडी का मतलब होता है कि यार हमारे सेल में या तो एक क्रोमोस कुछ क्रोमोसोम ज्यादा हो गए या कुछ क्रोमोसोम्स कम हो गए। सही है। अगर ज्यादा हो जाए यानी कि 46+1 हो जाए तो समझो डाउन सिंड्रोम है। इसको ट्राइसोमिक भी कहते हैं। ट्राइसोमिक का मतलब क्या है कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, +1 हो जाए। और ये हमारा मसला किस क्रोमोसोम पर होता है? पेयर नंबर 21। तो उसको इसलिए कहते हैं ट्राइसोमी 21, डाउन सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम क्या है? 44। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना इसको पढ़ने में गलत करते हैं। 44 तो होगा ऑटोसोम्स, +45 और 46, ये अलग अलग काउंट करते हैं। तो 46 और ये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? तो पैदा तो मेल हुआ है लेकिन करेक्टरिस्टिक्स फीमेल वाले ज्यादा है। तो 44+XXY क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, स्पेलिंग गलत दी हुई है। टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम है X0, 44+X। अब एक्स के बाद जो है वो देखो ना, ना एक्स है ना वाई। तो वैसे तो ये फीमेल्स होते हैं लेकिन इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं ये। क्रोमोसोम्स एबेरेशन के हिसाब से, क्रोमोसोमल एबेरेशन मतलब क्रोमोसोमल म्यूटेशन बेटा जो है, वो 4 किस्म की है। डिलीशन, इसका एक और नाम है डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन। ये 4 है। जीन म्यूटेशन में बेटा एक चीज अंडरलाइन कर लेना बच्चों, जीन म्यूटेशन की एक टाइप है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है कि जीन में सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड या किसी स्पेसिफिक जगह पे म्यूटेशन हुई, बाकी सब ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और उसकी दो एग्जांपल है बेटा, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया। सिकल सेल एनीमिया आपने फर्स्ट में ही पढ़ा हुआ है बायोमोलिक्यूल्स में, जिसमें हीमोग्लोबिन का अल्फा बीटा चेन डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि वो बीटा चेन मिलके बनती है ग्लोबिन प्रोटीन से। प्रोटीन मिलके बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड कोड होते हैं जेनेटिक कोड से, जेनेटिक कोड होता है जीन्स में। तो जीन में कोई म्यूटेशन आएगी तो अल्टीमेटली फिर प्रोटीन अमाइनो एसिड एंजाइम्स में भी मसला होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, वो रिप्लेस हो जाता है बेचारा वैलिन से। तो वैलिन साहब आके लग जाते हैं ग्लूटामिक एसिड पे। कौन सा अमाइनो एसिड पे? 6th अमाइनो एसिड पे, बीटा चेन में। अंडरलाइन कर लेना लाजमी, इसको पता नहीं क्या हो गया। सही। और फिनाइल कीटोनुरिया की जहाँ तक बात है बेटा, PKU। तो फिनाइल कीटोनुरिया जो है इसका, इसमें एक एंजाइम की कमी होती है इंसान में, उस बंदे में या बंदी में, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेस। नॉर्मली फिनाइल एलानिन बेटा जब हम प्रोटीन्स खाते हैं किस अमाइनो एसिड में टूट जाता है? टायरोसिन। बहुत ज्यादा काम है उसके फिर आगे पॉजिटिवली। अभी ये बन नहीं पाता, अभी इंस्टेड ये इसमें कन्वर्ट हो गया। क्योंकि सर ये एंजाइम क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि उसको बनाने वाली जीन डिफेक्ट है। क्यों डिफेक्ट है? जीन म्यूटेशन है। और ये बेटा ये एक मिल्क, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है लोफिनेलेक, इसको अंडरलाइन कर लेना। ये दिया जाता है क्योंकि बच्चों को अगर शुरू से प्रोटीन से दूर रखोगे तो मसला होगा। क्रोमोसोम से DNA का बेटा यहाँ से तो आपका खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह बनाऊंगा, उसमें सारे चैप्टर्स फिर कोशिश करूंगा डाल दूं। इनहेरिटेंस और बाकी बायोटेक्नोलॉजी, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, एवोल्यूशन, सब ठीक है। तो दुआ में याद रखना बच्चों, ये मैं अपलोड करने लगा हूँ। आई होप आपको इससे काम आएगा इंशाल्लाह। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी, या जैसा भी है, मैं आपको PDF फिर शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।